हेलो एंड वेलकम टू आईसीटी क्लासेस। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मर्केंटिलिज्म। ये एक विचारधारा है, एक आइडियोलॉजी है जो आपका सालों पहले आया था। बेसिकली ये जो टर्म है वो आपका इकोनॉमिकल टर्म है, लेकिन इसको आज हम लोग जो देखने की कोशिश करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। जो हम लोग का इतिहास रहा है, जो वर्ल्ड हिस्ट्री रहा है, उसके हिसाब से इसको समझने की कोशिश करेंगे और कैसे इन्हीं विचारधाराओं ने आगे चल के कई सारे रिवॉल्यूशन को भी जन्म देता है। कहीं ना कहीं देखिए, एक आइडियोलॉजी आपका क्या होती है? आइडियोलॉजी होती है ना, एक विचारधारा कब उत्पन्न होती है? अब ऐसा तो नहीं है कि किसी एक ही दिन विचारधारा उत्पन्न हो जाए। विचारधारा जो होती है वो धीरे धीरे एक मानवीय कारण रहता है, उसके पीछे कई सारे प्राकृतिक कारण रहते हैं, धीरे धीरे करके ये पनपती है और एक ऐसा समय आता है जब वो उग्र समय में उग्र रूप ले लेती है। तो कोई भी रिवॉल्यूशन की अगर हम लोग बात करें, वाणिज्यवाद आया, फिर क्या आया आपका वाणिज्य क्रांति हुई, तभी तो आपको वाणिज्यवाद का जो मैकेनिज्म था वो आया। देखिए, जो वाणिज्यवाद का जो टाइम था, जो ये मर्केंटिलिज्म की जो बात की जाती है, ऐसा नहीं है कि ये आपका 18th सेंचुरी में आया। ये आपका 12th सेंचुरी से ही, 13th सेंचुरी से आपका स्टार्ट हो गया था। उसके बाद आपका 17 18 सेंचुरी तक चला। लेकिन जो इसका फर्स्टली जो टर्म आपको यूज़ किया था ना, वो आपका यूज़ किया था किसने? एडम स्मिथ ने किया था 1776 में अपने बुक में वेल्थ ऑफ नेशन में। ओके, आज जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वो जानने वाले हैं रिवॉल्यूशन क्या होता है, साथ ही मर्केंटिलिज्म की इंट्रोडक्शन देखेंगे, प्रोफाउंडर कौन थे इसके, फीचर ऑफ मर्केंटिलिज्म, पॉलिसीज डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज को भी हम लोग देखेंगे कि वहाँ पर मर्केंटिलिज्म क्या था। हर जगह का जो मर्केंटिलिज्म था, जो वाणिज्यवाद था, वो अपने अपने कंट्री के हिसाब से, अपने अपने जियोपॉलिटिकल एरिया के हिसाब से अलग अलग था। डिफरेंस बिटवीन ब्रिटिश एंड फ्रेंच अप्रोच में क्या डिफरेंस था और डिक्लाइन ऑफ मर्केंटिलिज्म कैसे हुआ, इस सब के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पे आपको कंपटीशन से तैयारी के लिए कई सारे यूज़फुल आपको मटेरियल दिए जाते हैं, आपको क्लासेस ली जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये क्लास। सबसे पहले हम लोग जानेंगे रिवॉल्यूशन की। रिवॉल्यूशन होता क्या है? In a political sense, a revolution is a fundamental and relatively sudden change in political power and political organization which occurs when the population revolts against the government. देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई भी रिवॉल्यूशन जो आपका रहेगा वो एक हिंसा का रूप ही ले ले और किसी सरकार को उस चीज, किसी पर्टिकुलर चीज़ में चेंज लाने को कहे। रिवॉल्यूशन धीरे धीरे भी आता है, अपने से चेंज बिना हिंसा के भी हो सकता है, एक नेचुरल प्रोसेस भी हो सकता है रिवॉल्यूशन चेंज लाने का। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? रिवॉल्यूशन कहेंगे। और कहीं ना कहीं जो आपका वाणिज्यवाद था वो धीरे धीरे आपका डेवलप किया था। ये जो आइडियोलॉजी था, मर्केंटिलिज्म का जो आइडियोलॉजी था, वो धीरे धीरे डेवलप किया था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले मर्केंटिलिज्म का यूज नहीं किया जाता। हर एक कंट्री में जो मर्केंटिलिज्म का जो कॉन्सेप्ट था वो अलग अलग था, अलग अलग नामों से जाना जाता था। लेकिन सबसे पहले उसको दिखाया किसने? एडम स्मिथ ने दिखाया था। और एडम स्मिथ जो थे ने, इन्होंने काफ़ी आलोचना भी की थी मर्केंटिलिज्म की। उनके अनुसार ये वो पीक पॉइंट नहीं था किसी भी इकोनॉमिकल के लिए जो एक सही साबित हो सकता था। आज हम लोग जो ये टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो मैं बता दूं फिर से कि ये हम लोग डिस्कस करेंगे पूरे के पूरे हिस्ट्री के बेसिस पे। मैं ज़्यादा इसमें इकोनॉमिकल नहीं जाने वाला हूँ। ये आपका इस टॉपिक से रिलेटेड आपके यूपीएससी में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑप्शनल में तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन उसका मिल ही जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि जो इसके प्रोफाउंडर थे वो कौन थे। तो इसके प्रोफाउंडर जो कहा जाता है ना, वो उसको कई सारे प्रोफाउंडर थे। इसमें मर्चेंट भी थे, फिलोसोफर्स भी थे। जैसे मर्चेंट्स की अगर हम लोग बात करें तो बोंदा तथा थॉमस हॉब्स, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस रह चुके हैं। तो इनके बारे में, इनकी विचारधारा के बारे में जानेंगे और इनके जो फीचर्स थे क्या क्या थे और क्या क्या इनके पॉलिसी थी। पॉलिसी और फीचर आप लगभग लगभग एक ही समझ सकते हैं। इसमें मेन जो फोकस किया गया था वो था मोनोपोली इन स्टेट। ट्रेड के लेके किया गया था। ये कॉन्सेप्ट था, एक आइडियोलॉजी था ट्रेड को लेके, जिसमें मोनोपोली करने की बात की जा रही थी इकोनॉमिकल सिस्टम में पूरे के पूरे। ठीक में, और इसमें जो मेन फंडा था ना, मैं आपको बता दूं, मेन फंडा था ये आपका सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करना और बहुत कम ही फ्यूअर इम्पोर्ट करना, ये आपका था। तो जो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या होता था, वो आपका सरप्लस होना चाहिए। जो आपका एक्सपोर्ट रहेगा माइनस इंपोर्ट रहेगा, वो क्या होना चाहिए? सरप्लस होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट आपका था किसका? मर्केंटिलिज्म का था। देखिए, 1600 के टाइम, जो 16 सेंचुरी का जो टाइम था, उस समय से पहले ही आपका आ गया था बुलियनिज्म आ गया था। बुलियनिज्म आप समझ सकते होंगे कि एक वो भी एक कॉन्सेप्ट था कि उस समय जो सारे यूरोपियन कंट्री थे, जो बाकी के अदर पावरफुल कंट्री थे, उनके अंदर मान्यता ये आ गई थी कि जिसके पास सबसे ज़्यादा बुलियंस रहेंगे, मतलब क्या आपके सोने चांदी
जो आपके मेटल्स रहेंगे, कीमती मेटल्स रहेंगे, वो देश ज़्यादा शक्तिशाली रहेगा। और यही कॉन्सेप्ट था कि ये मर्केंटाइल जो आपका वाणिज्यवाद का जो कॉन्सेप्ट था वो आया। गोल्ड सिल्वर कौन चाहेगा? कंट्री जो मदर कंट्री है, जो कंट्री आपका, देखिए यही एक टाइम था जब आपका कॉलोनाइजेशन भी आ गया। इसी का कहीं ना कहीं हम लोग ये नहीं बोल सकते कि ये मर्केंटलिज्म और कॉलोनाइजेशन अलग अलग चला था, नहीं, ये मर्केंटलिज्म, कॉलोनाइजेशन और इम्पीरियलिज्म, ये जो एक कॉन्सेप्ट था, कोई भी विचारधारा अपने में कंप्लीट नहीं होती। वो अगर अपने में कंप्लीट हो गई तो वो विचारधारा ही नहीं हुई। तो वो क्या होता है, धीरे धीरे कुछ तत्व उसके मिल जाते हैं, तब वो एक आइडियोलॉजी बन जाता है। तो जो आपका कॉलोनाइजेशन हुआ, मर्केंटलिज्म हुआ, आपका इम्पीरियलिज्म हुआ, ये कहीं ना कहीं पैरेलल चल रहे थे। कुछ बहुत इस पे आगे पीछे ये नहीं बताया जा सकता है कि कौन सबसे पहले आया था। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि जो इम्पीरियलिज्म था ये थोड़ी बाद की देन थी यही मर्केंटलिज्म की और कॉलोनाइजेशन की। देखिए मर्केंटलिज्म जो आपका आया वो बोल रहा है क्या ग्रहण लेना चाह रहा है, गोल्ड एंड सिल्वर लेना चाह रहा है, बिलियंस की बात कर रहा है। अब बिलियंस कैसे आएंगे किसी भी कंट्री के पास जब उसके पास ऑलरेडी, तो उस कंट्री के पास तो बिलियंस है ही, लेकिन उसको और बिलियंस चाहिए, उसको एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाना है, तो वो क्या करेगा, किसी दूसरे देश पर डिपेंडेंट करेगा, किसी दूसरे देश पर डिपेंडेंट करेगा, तभी ना दूसरे देश से उसके पास बिलियंस आएंगे, तभी तो उस वो बिलियंस का जो कॉन्सेप्ट था उस विचारधारा में आगे बढ़ेगा। तो उसको बिलियन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉलोनी फिर बनाएगा बिलियंस के द्वारा। देखिए ये बेसिकली पैरेलल चल रहा था। अगर आप इसी को उल्टा फेवर में लेके चले कि कॉलोनी क्यों बना, कॉलोनी इसलिए बना कि बिलियंस का डिमांड था इसलिए कॉलोनी बना, है ना। इसीलिए मर्केंटलिज्म क्यों आया, ये क्या कर रहा है, फिर कॉलोनी बना रहा है। मर्केंटलिज्म आपको स्ट्रॉन्ग नेशन की बात कर रहा है, तो ये आपका क्या करेगा, कॉलोनी बनाएगा, और कॉलोनी से क्या करने की बात करेगा, ये कि बुलियन लेने की बात करेगा। तो इसमें आपका क्या करता है, जो भी मदर कंट्री रहता है, जो कॉलोनी बनाता है, उसका मेन कॉन्सेप्ट रहता है कि स्टेट में मोनोपोली हो, सरकार जो आपका इकोनॉमी में हस्तक्षेप करे और कोशिश करे कि जो कंट्री का एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो, जितना ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा पैसे आएंगे, जितना कम होगा उतने ज़्यादा अंदर के पैसे बाहर जाएंगे। तो क्या होता है, मान लीजिए आपका कोई टीवी है, वो 10,000 का पड़ रहा है, कंट्री में किसी कंट्री में डेवलप हो रहा है, 10,000 में डेवलप हो रहा है, लेकिन वही टीवी अगर बाहर में आपका 9,000 में डेवलप हो रहा है, तो क्या करेगी कंट्री, इसमें क्या लगा देगी, चार्जेस लगा देगी, टैरिफ लगा देगी। इतने ज़्यादा टैरिफ होते थे, 50% तक के टैरिफ होते थे। तो समझ लीजिए यही कि कितना का बन जाएगा आपका, 1,315 रुपीज़ का यह बन जाएगा। तो कोई भी इंसान 10,000 टीवी की जगह 1,350 का टीवी क्यों लेगा। तो ये कॉन्सेप्ट वहाँ पर अपनाया गया था, जो आपको एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए सब्सिडीज दी जाती थी, जबकि इंपोर्ट्स को घटाने के लिए आपका टैरिफ हाई कर दिया जाता था। और इसी तरह से वहाँ का इकोनॉमिकल सिस्टम चल रहा था। मदर कंट्री क्या करती थी, मैन्युफैक्चर गुड्स करती थी, उसको कॉलोनीज को भेजती थी, और कॉलोनीज जब वो खरीद लेते थे तो वहाँ से क्या लेती थी, सिल्वर फर लंबर ले लेती थी। लेकिन देखिए जैसा कि यहाँ पे हुआ उसी के विपरीत, जो कि स्पेन जो आपका एक कंट्री है वो काफ़ी ज़्यादा भौगोलिक खोजों में उस समय लगा हुआ था। जब अमेरिका की खोज हुई तो उसको एक बेनिफिट तो मिल गया कि अमेरिका उसके साथ एक कंट्री है, तो उसने क्या करने की कोशिश की, अमेरिका में अपने वर्चस्व, उसने भी कॉलोनी बनाने की कोशिश की, है ना। तो हुआ क्या ना कि स्पेन के साथ कंडीशन क्या हो गया, स्पेन कच्चे माल तो एक्सपोर्ट करता था, लेकिन वो मैन्युफैक्चर, कच्चे माल तो एक्सपोर्ट करता था लेकिन मैन्युफैक्चर जो गुड्स थे वो इंपोर्ट करने लगे, जिसके कारण वो क्या रह गया, वो इस दौड़ में आगे उतना नहीं बढ़ पाया, है ना। मर्केंटलिज्म की जो कॉन्सेप्ट था वो उसके देश में कुछ अलग हो गया। सब देश का जो मर्केंटलिज्म का कॉन्सेप्ट था वो थोड़ा थोड़ा एक दूसरे से डिफरेंट था। अगर हम लोग नीदरलैंड की बात करें तो वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ था। नीदरलैंड बहुत सारे अपने जो शक्तिशाली देशों से घिरा हुआ था, जिसके कारण वो उतना खुल के मर्केंटलिज्म नहीं कर सकता था। इसीलिए वो क्या करता था, दूसरे के इंपोर्ट को भी एक्सेस कर लेता था और एक्सपोर्ट को भी, मतलब वो इक्वल लेके ही कोशिश करता, वो बुलियनियंस की तरफ उतना ध्यान नहीं दे पाया था नीदरलैंड। लेकिन वही जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में आपको पता होगा कि उस समय जो टाइम था 13 वर्ष के जो आपका युद्ध चला, फिर उसके बाद साथ ही साथ जर्मनी कई छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था, करीब से करीब 300 राज्यों में जर्मनी विभक्त था। कम से कम 300 राज्यों में जर्मनी आपका विभक्त था, जिसके कारण वहाँ पर क्या हो जाता, जो मर्केंटलिज्म का जो कॉन्सेप्ट था, जो स्टेट की मोनोपोली जो आपका ट्रेड में रहेगी, उसका जो कॉन्सेप्ट था वो उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। लेकिन वही अगर हम लोग ब्रिटेन की बात करें, वही हम लोग फ्रांस की बात करें, ब्रिटेन में ये काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहा था, जबकि फ्रांस में ये सक्सेसफुल नहीं रहा था। फ्रांस में सक्सेसफुल नहीं रहने का रीज़न भी है कि जो फ्रांस का जो नीति था वो किस में था, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर डिपेंडेंट था। जो ये मर्केंटलिज्म का जो कॉन्सेप्ट था, आइडियोलॉजी था, ये ब्यूरोक्रेसी जो रहते थे वही लोग डिसाइड करते थे, इसके ऊपर काम करता था। लेकिन जो आपका ब्रिटेन का था, इसमें मार्चेंट लोग भी थे, इंक्लूड थे, जो आपके नीति बनाने के लिए मार्चेंट लोग भी इंक्लूड थे, जिसके कारण क्या हो जाता है, ये ट्रेड को लोग ज़्यादा डेवलप कर पाए।
लेकिन देखिए कोई भी कॉन्सेप्ट आता है, कोई भी आइडियोलॉजी आता है, तो एक समय के बाद ये तो है कि एक समय के बाद उसका अंत होगा ही, चीज़ें फिर से बदलेगी, फिर से चेंजेस होगी। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ चेंजेस नहीं हुआ, इसमें भी चेंजेस हुआ आपका, कई सारे चेंजेस हुए। उससे पहले हम लोग जरा देख लेते हैं इसमें पॉलिसीज़ क्या क्या थे। हाई टैरिफ्स लगाया जाता था, स्पेशली ऑन मैन्युफैक्चर गुड्स में हाई टैरिफ्स लगाया जाता था। जब भी बाहर से कोई गुड्स इंपोर्ट किया जाता था तो उसमें हाई टैरिफ लगाया जाता था, जबकि अपने कंट्री से अगर बाहर जा रहा है तो उसमें सब्सिडीज दी जाती थी। फॉरवर्डिंग कॉलोनीज टू ट्रेड विद अदर कंट्रीज अंट्री नेशंस, तो क्या किया जाता था, जो भी कॉलोनी रहता था किसी भी देश का, कोई कॉलोनी है तो उस कॉलोनी को अदर कंट्रीज से, अदर नेशन से ट्रेड करने का अनुमति नहीं था। जैसे आपका अमेरिका में हुआ था। मोनोपोली मार्केट विद स्टेबल पोर्ट्स, कई सारे जो महत्वपूर्ण पोर्ट्स रहते थे वहाँ से ट्रेड करने को आसान बनाने की कोशिश की गई, वहाँ पर मोनोपोली लाई गई स्टेट के द्वारा। बैनिंग द एक्सपोर्ट ऑफ गुड एंड सिल्वर इवन द पेमेंट्स, जो भी गोल्ड और सिल्वर का बहुत से कम न्यूनतम जो आपका एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया गया, क्योंकि वो नहीं चाहता, उसमें कॉन्सेप्ट चल रहा था कि इसका बुलियनेंस का कॉन्सेप्ट चल रहा था, इसीलिए। फॉरवर्डिंग ट्रेड टू द कैरिड इन फॉरेन शिप्स एज फॉर एग्जांपल नेविगेशन एक्ट्स, कई सारे एक्ट्स लाए गए जिसके कारण जो फॉरेन ट्रेड को रहता है, फॉरेन शिप से ट्रेड को, उसको फॉरवाइड किया गया। सब्सिडीज़ ऑन एक्सपोर्ट करने में सब्सिडीज किया गया था, क्योंकि जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा उतना ज़्यादा उनको क्या होगा, इनकम जनरेट होगा। प्रोमोटिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्री थ्रू रिसर्च और डायरेक्ट सब्सिडीज़, जैसा कि मैंने आपको बताया, डायरेक्ट सब्सिडीज़ और रिसर्च के द्वारा उसको क्या किया था, प्रमोट किया जाता था बड़ी बड़ी कंपनियों को, जो आगे चल के उनके लिए फ़ायदेमंद का काम पहुँचा सके, है ना। तो देखिए एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, अगर आप समझ पा रहे हो तो मतलब ऐसा सिचुएशन आ गया था, मैं आपको बता दूं कि इसी समय आपका ईस्ट इंडिया कंपनी का भी फॉर्मेशन हुआ था, है ना। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1600 में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। ये क्या था, ये एक कॉन्सेप्ट था, इसी मर्केंटाइलिज्म के द्वारा ही, आपने कभी पढ़ा नहीं होगा ये चीज़, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो आपका फॉर्मेशन हुआ, जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ, जो बड़े बड़े कंपनीज का था, वो किस बेसिस पे हुआ था। उस समय सब इतने बड़े व्यापारी नहीं थे, मर्चेंट नहीं थे इतने बड़े, तो ये जो मर्केंटाइलिज्म का जो कॉन्सेप्ट आया उसके बाद सबको क्या करने का काम किया गया था, यूनाइट करने का काम, यूनिटी में लाने का काम किया गया था। बड़े बड़े मर्चेंट एक साथ मिल के एक कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी, कई सारे जो आपको मर्चेंट था उसी का तो एक कंपनी बनाया गया था मिलके, तो उन्होंने मिलके कंपनी क्रिएट की गई थी। फिर उसके बाद जो आपको पता है नेपोलियन बोनापार्ट आया और कैसे वो लोग भारत आए, भारत क्यों आए, मैंने इस पर सेपरेट आपको वीडियो बना रखा है, आप जाकर चेक कर सकते हैं कि जो आपका अदर कंट्रीज़ के, जो यूरोपियन जितने भी कंट्रीज़ है वो भारत क्यों आए, मैंने हिस्ट्री पे एक वीडियो बना रखा है, आप उसमें चेक कर सकते हैं। तो ये चीज़ चल रहा था उस समय, जो बुलियन का जो संग्रह का बात किया जाता था ना, क्योंकि इस समय लोगों का मानना था कि जिस राष्ट्र के पास जितनी अधिक बुलियन होगी उसकी अर्थव्यवस्था उतनी ही अच्छी होगी। साथ ही जो आपका मर्केंटाइलिज्म था उसमें एक्सपोर्ट को अधिकतम और इम्पोर्ट को कम करने की बात की जा रही थी। ओके, तो यही सब आपका एक रीजन था उस समय का जो सिचुएशन क्रिएट हुआ था उसमें। अब हम जरा समझ लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको स्पेन का बता दिया, स्पेन में क्या कंडीशन था, नीदरलैंड का बता दिया था, ब्रिटेन का बताया। अच्छा, ब्रिटेन और फ्रांस में आपको यहीं से दिख जाएगा ना कि यही से मर्केंटाइलिज्म चल रहा है। फिर आपका 18th सेंचुरी में आपका क्या हो जाएगा, आपका फिर उसके बाद कई सारे न्यू टेक्निक्स आने लग जाएंगे, है ना। फिर उसके बाद जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होगा उसके बाद की जाएगी, यही कॉन्सेप्ट आगे आपको बस कनेक्ट करना आना चाहिए कि किस विचारधारा से आप किस विचारधारा की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। उसके बाद एक टाइम आएगा जब आपका मर्केंटाइलिज्म का जो कॉन्सेप्ट था उसको ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी, एक विचारधारा अपने पीक पोजीशन पे रहेगी। सबसे पहले देखिए ये विचारधारा मोस्टली माना जाता है 1250 से लेकर 1750 के बीच में, चूंकि 1776 में एडम स्मिथ ने इसके बारे में बात किया था, लेकिन जो आपका ज़्यादा बात ये चला वो इसमें इस एरिया के बीच में 1500 लेके 1750 के बीच में काफ़ी ज़्यादा मैच्योर स्टेट में था। क्या हो गया ना, उसके बाद कई सारे बैंक का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े बैंक का इस्टेब्लिशमेंट हुए, जिसके बाद कैपिटल की कमी कम होने लगी, कैपिटल लोगों को मिलने लग गया। इस कारण ये जो विचारधारा थी इसका अंत होने लगा। फिर उसके बाद फ्री ट्रेड पॉलिसी भी तो आपको भी याद होगा ना, मैंने पढ़ा रखा है फ्री ट्रेड पॉलिसी, आपको आप जाके चेक कर सकते हैं वीडियो में, चैनल में, इसके बारे में भी। तो इसके द्वारा क्या हुआ था, इंडिया में क्या इम्पैक्ट पड़ा था। फिर बैंक को बड़े बड़े जो इन सबको कंट्रोल करने के लिए क्या किया गया, आपके बड़े बड़े बैंक खोले गए कि अब आपको बैंक कंट्रोल करना पड़ेगा इन सब चीज़ों को। क्योंकि हो क्या रहा था ना कि अगर मान लीजिए कोई कंट्री बस एक्सपोर्ट कर रही है, इंपोर्ट नहीं के बराबर कर रही है, बस एक्सपोर्ट कर रही है,
इंपोर्ट नहीं के बराबर करिए तो क्या होगा ना कि जो आपका ग्लोबलाइजेशन जो मार्केट है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। कोई भी कंट्री आपको एक्सपोर्ट करना चाहेगा, दूसरा इंपोर्ट करना नहीं चाहेगी, तो ये एक ग्लोबलाइजेशन जो मार्केट रहेगा वो डिस्टर्ब हो जा रहा था, जिसकी बाद में धीरे धीरे करके लोगों को एहसास होने लगा, कई सारे व्यापारियों को। उसके बाद इंग्लैंड में सबसे पहले ये कोशिश किया गया कि वहाँ पर फ्री ट्रेड पॉलिसी को लाया जाए, जिसके बाद इंग्लैंड का जो मार्केट था काफ़ी बड़ा मार्केट उस समय हो गया था। फिर बैंक ऑफ इंग्लैंड ही ऐसा एक बैंक है, ये ग्लोबलाइजेशन आपका इशू हुआ था और यहीं से आपका इंग्लैंड आपका डेवलप होने लग गया था उसके बाद। तो बेसिकली आपका जो कॉन्सेप्ट था मर्केंटिलिज्म का, वो कॉन्सेप्ट एज ए पॉलिटिकल एज ए इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट है, मगर ये हिस्ट्री में आपका काफ़ी रोल प्ले कर चुका है जो आपका चीज़ों को चेंजेस करने में। इसी के बाद आपका क्या आता है, फ्रांस रिवॉल्यूशन आता है, हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे आने वाले टॉपिक में। हम लोग रशियन रिवॉल्यूशन भी देखेंगे। तो आई होप गाइस कि आप लोगों को ये क्लास आज का समझ में आ गया होगा। हैव ए नाइस डे गाइस, बाय बाय, कीप लर्निंग।